Welcome back to Ajinachal Daily Current Affairs series, and today we will discuss about the current affairs of 28th of July, right? So here the first question is, when is World Mangrove Day celebrated? इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैंग्रोव्स होते क्या हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा जो हमारे डेल्टिक रीजन्स होते हैं, यानी कि जो कोस्ट के अराउंड होते हैं, वहां पर जो पेड़ पौधे, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वो ऐसी होती है कि दलदल में होती है, राइट जैसे कि यहाँ पर ये इंडिया का लैंड मास है और ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, बांग्लादेश वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर डेल्टा बनाती हैं इस एरिया में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रांजिशनल जोन होगा जो कि प्योरली ना ही लैंड होगा ना ही प्योरली वाटर होगा, एक मार्शी एरिया डेवलप हो जाता है। उस जगह में जो हमारे फौना की बायोडाइवर्सिटी होती है, फ्लोरा की बायोडाइवर्सिटी होती है, उसे हम मैंग्रोव बोलते हैं। इनके काफी सारे फायदे भी होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड मैंग्रोव डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 ऑफ जुलाई को, राइट याद रखिएगा 26 ऑफ जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एम क्या है, ताकि मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में लोग समझें, उनकी इंपॉर्टेंस को समझें, राइट कि वो हमारे लिए कितने ज्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और उनकी कितनी यूनिक और स्पेशल फीचर्स हैं जो कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल इकोसिस्टम को सस्टेन करने में काफी हेल्प करने वाले हैं। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम समझ लेते हैं। मैंग्रोव्स जनरली बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे एंडेंजर्ड बर्ड और एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं जो कि दूसरे बायोडाइवर्सिटी में नहीं होते। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल जोन है। ट्रांजिशनल जोन यानी जहां पे दो इकोसिस्टम मिलते हैं ना, उस जगह पे हमेशा बायोडाइवर्सिटी की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। ओके दूसरा इनका फायदा है कि जब भी इस कोस्टल एरिया में कोई साइक्लोन आएगा या बहुत ज्यादा फ्लो में वाटर इस साइड आता है, टाइड्स आते हैं, वेव्स आते हैं, तो ये मैंग्रोव्स की जो जड़ें होती हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरीके की मैंग्रोव में जो फॉरेस्ट है, उनमें जो ट्रीज होते हैं, उनकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं और ये फ्लेक्सिबल रूट्स होती हैं। फ्लेक्सिबल रूट्स होने की वजह से जब इन पे वाटर का प्रेशर पड़ता है तो ये हार्ड शेल की तरह उसे रिफ्लेक्ट नहीं करती, बल्कि उनकी स्पीड को कम कर देती है। तो इस तरीके से साइक्लोन और वेव्स का इम्पैक्ट कोस्टल एरियाज में कम हो जाता है। कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब वाटर की वेव्स फास्ट स्पीड में, वेलोसिटी में अगर कोस्ट को हिट नहीं करेंगी तो इरोजन भी कम होगा। तो कोस्टल इरोजन को रोकते हैं, साथ में ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। पानी इनसे फिल्टर होता रहता है मैंग्रोव ट्रीज से, राइट। दूसरा, फिश और सेलफिश के लिए ये स्प्रॉनिंग ग्राउंड्स का काम करते हैं। सोर्स ऑफ फूड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल और फ्यूल वुड के ट्रीज होते हैं। कोस्टल कम्युनिटीज का इनसे रोजगार जुड़ा होता है, इन्हीं से वो अपना लाइवलीहुड सस्टेन कर पाते हैं, राइट। तो अब अगर आप मैंग्रोव्स को काटते हो या मैंग्रोव्स पर ध्यान नहीं देते, इकोसिस्टम ये पॉल्यूशन की वजह से इफेक्टेड होता है, तो कहीं ना कहीं इन सारे प्रॉब्लम्स के जड़ या रूट कॉज के रूप में ये सामने आएगा। So next question is, Sohra is a town located in which Indian state or UT? So the answer is मेघालय। मेघालय में सोहरा है, जिसे चेरापूंजी भी बोलते हैं। चेरापूंजी किसके लिए फेमस है, बारिश सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर ये टाउन है मेघालय में। यहाँ पर जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया गया है वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत। ये एफॉरेस्टेशन कैंपेन मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा असम राइफल्स की हेल्प से। तो सोहरा वर्ड आपको याद रखना होगा, चेरापूंजी का ही दूसरा नाम है। Next question, the International Finance Corporation extended a loan of $250 million to which Indian bank for affordable housing finance? तो HDFC बैंक के लिए $250 मिलियन का लोन एक्सटेंड कर दिया गया IFC के द्वारा, ताकि इस लोन के थ्रू ये जो ग्रीन हाउसिंग का मार्केट है उसे एक्सटेंड कर सके, ग्रीन और अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके। एटलीस्ट 20% ऑफ द फाइनेंसिंग जो होगी वो एलोकेट की जाएगी ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, ताकि इंडिया में इसका मार्केट बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रोल्ड आउट अ कस्टमाइज्ड स्पेस थीम्ड मर्केंडाइज प्रोग्राम? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इसरो। इसरो ने लॉन्च किया है कस्टमाइज्ड स्पेस थीम मर्केंडाइज प्रोग्राम,
और बेसिकली पार्टनरशिप है 8 कंपनीज के साथ इसरो की, ताकि इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। जो इंटरेस्टेड पर्सन होंगे वो ऑथोराइज प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाएंगे जो कि इसरो के मिशन से रिलेटेड है। कुछ ऐसे वर्क हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, जैसे टी शर्ट्स होती हैं या एजुकेशनल गेम्स होते हैं जो कि स्पेस थीम पर आधारित होते हैं, साइंटिफिक टॉयज होते हैं, इन सब चीजों को परचेज किया जाता है इंटरेस्टेड पर्संस के द्वारा। और इससे क्या होगा, ब्रांड प्रमोशन होगा, अवेयरनेस आएगी लोगों में, स्टूडेंट, चिल्ड्रन, पर्संस में स्पेस और साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर एक अलग आइडियोलॉजी क्रिएट होने लगेगी धीरे धीरे। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन 2021। तो जुलाई 25 को इस साल वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे मनाया गया। वर्ल्ड ड्रोनिंग यानी ड्रोन का मतलब होता है डूब जाना, तो हमें डूबने से कैसे रोकना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 25 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया है। बेसिकली यूएन ने इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था 28 अप्रैल 2021 में, और उन्होंने कहा, एक डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया कि 2,36,000 पीपल ड्रोन एवरी ईयर एंड ड्रोनिंग इज द अमंग द 10 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 5 to 14 ईयर्स। तो किस तरीके से हम इस आंकड़े को रोक सकते हैं कि डूबने से लोगों की डेथ ना हो, स्पेशली बच्चों में ये ज्यादा देखा जाता है। 90% जो ड्रोनिंग डेथ्स होती है ना, वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में होती है, लोग डूबकर अपनी जान दे देते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि किस जगह पर जो ड्रोनिंग का रेट है वो ज्यादा है और किस जगह पर कम है। तो सबसे ज्यादा ड्रोनिंग रेट जो है ना, वो यहाँ पर इस एरिया में आप देख सकते हैं, ये जो अपना एशिया का ईस्टर्न पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 3.0 पर 10,000 पर 1 लाख, ओके। तो ये यहाँ पर देखिएगा ज्यादा ड्रोनिंग होती है, जो डार्क ब्लू कलर है। फिर उसके बाद जैसे जैसे कलर लाइट होता जा रहा है, इट मींस ड्रोनिंग मोर्टेलिटी कम होती जा रही है, राइट। आगे बढ़ेंगे। आजाद की शौर्य गाथा एग्जीबिशन विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। तो ये बेस्ड है चंद्रशेखर आजाद की लाइफ पर। अभी अभी हमने देखा कि जो एग्जीबिशन लगाया गया, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस साल, जो मार्टर्स है उन सभी को रिस्पेक्ट करने के लिए, उन सभी की याद में नए नए एग्जीबिशंस किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चले, लोग उनकी बलिदान को समझें। तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर आजादी की शौर्य गाथा नाम का एग्जीबिशन रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, और इसमें पूरी उनकी लाइफ के बारे में बताया जाएगा। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी कि IGNCA न्यू दिल्ली में है ये, और ये पार्ट है आजादी का अमृत महोत्सव, यानी कि इस साल हमारे 75 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे आजादी को। तो इस साल मेन हमारी जो थीम है वो हिस्ट्री पर फोकस की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 26। दिस ईयर नेशन इज सेलिब्रेटिंग द डैश ऑफ विक्ट्री इन द कारगिल वॉर। तो आंसर होगा 22 इयर्स ऑफ विक्ट्री। इस साल जो कारगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को, तो इस इंसिडेंट को 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 22nd ईयर ये था। कारगिल का जो युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें इंडिया जीत गया था, लेकिन काफी सारे जवानों को अपनी जान लुटानी पड़ी थी देश पर। तो उनके उस बलिदान को याद करने के लिए हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल वॉर कब हुआ था? ईयर 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम बांग्लादेश लेजेंडरी फोक सिंगर एंड फ्रीडम फाइटर पास्ड अवे रिसेंटली। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फकीर आलमगीर। आप इमेज में देख सकते हैं, काफी लोगों ने देखा होगा इन्हें। काफी अच्छे फोक सिंगर और फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं फकीर आलमगीर। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो बांग्लादेश से। अभी अभी इनकी डेथ हो गई है, और इनका जन्म है 21 फरवरी 1950 फरीदपुर आलमगीर बागान में ये थे, राइट। आगे बढ़ेंगे। Which of the following site has been inscribed as India's 39th UNESCO World Heritage Site? तो इंडिया की 39th UNESCO World Heritage Site चूज की गई है ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल। ये जो है ये वारंगल तेलंगाना में है, ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल। ओके, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर चुना गया है ड्यूरिंग द 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को। इसके शामिल होते ही There are 39th World Heritage Sites located in India. अभी 38 World Heritage Sites थी, अब एक बढ़ गई है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। Which of the following country has reported case of norovirus infection? नोरोवायरस के केसेस देखे गए हैं यूनाइटेड किंगडम में।
तो यूके में नोरो वायरस इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कोविड के बाद आउटब्रेक हुआ नोरो वायरस का। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने रिसेंटली एक वार्निंग इशू किया है कि आप सभी अपना ध्यान रखें और इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो भी गाइडलाइंस जारी की गई है। अभी 154 केसेस आए नोरो वायरस के सामने इंग्लैंड में। यहाँ पर आप देखिए नोरो वायरस में क्या होता है, डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन जैसे सिम्टम्स होते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये फैल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से भी ये फैल सकता है। पहला आउटब्रेक इसका देखा गया था नॉर्वॉक ओहियो में 1968 में, इसीलिए इसका नाम नोरो वायरस रखा गया क्योंकि पहली बार नॉर्वॉक ओहियो में इसका पहला केस 1968 में आया था। और लीडिंग कॉज ऑफ फूडबॉर्न इलनेस, टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेस एंड देन पुटिंग अनवॉश्ड हैंड इन माउथ। इस तरीके से जैसे कि कोविड भी बहुत ज्यादा आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं या कोई सरफेस को किसी ने टच किया जो कि इन्फेक्टेड था, उसी सरफेस को आप टच करते हैं तो फिर ये ट्रांसमिट हो सकता है। Next question, who has been appointed as the vice chairman of Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry? So the answer is M.A. Yusuf Ali. इन्हें अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांग क्यान जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स का विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? चाइना से बिलोंग करती है, यांग क्यान। ठीक है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, चाइनीज वर्ड हमें जल्दी समझ आते हैं, राइट। सो यहाँ पर समर ओलंपिक्स अभी जो चल रहे हैं तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और किससे रिलेटेड है ये? एयर राइफल से, 10 मीटर पिस्टल एयर राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2019 इंडिया रैंक विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन विद द शेयर ऑफ 3.1% इन ग्लोबल एग्रीकल्चर स्पोर्ट्स। ग्लोबल एग्रीकल्चर स्पोर्ट्स 2019 में इंडिया का जो शेयर था वो 3.1% था और इंडिया 9th पोजीशन पे है, तो इंडिया की रैंक 9th बताई गई है। अब इंडिया से किन चीजों का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है? राइस का, सोयाबीन, कॉटन, मीट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हर साल अपनी एक रिपोर्ट देती है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड रिपोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following country has joined International Solar Alliance recently on July 17th? 17 जुलाई को इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करने वाला आखिरी देश कौन सा है? मतलब लेटेस्ट जो कंट्री है वो है स्वीडन, राइट। तो स्वीडन आपको याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना होती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया और पेरिस के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमैनुअल मैक्रोन, दोनों ने मिलकर ये यहाँ पर स्टैब्लिश किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस में, राइट। इसमें ऐसे कंट्री शामिल हैं जो कि हमारे ट्रॉपिक्स में आते हैं, लाइक हमारा इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि जो सन की रेज होती है वो ऑल ओवर पूरे ईयर मैक्सिमम यहाँ पर होती है, यानी कि सन की एनर्जी को हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली फोकस करता है कि हम ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ से चेंज होकर, शिफ्ट करके सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करें। तो इसमें मेजरली जो कंट्रीज होंगे वो ऐसे ही होते हैं जो कि इन ट्रॉपिक रीजन में आते हैं, लेकिन स्वीडन ने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अभी अभी ज्वाइन किया है, जबकि आप स्वीडन की लोकेशन देखेंगे तो ये काफी ठंडे प्रदेशों में से है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Who among the following has been appointed as MD of HCL Technologies? तो HCL Technologies के MD अभी चूज किए गए C विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city has become India's 40th UNESCO World Heritage Site? इंडिया की 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है धौलावीरा। 39th हमने देखा ककातिया मंदिर है जो, ठीक है, तेलंगाना का, और 40th है यहाँ पर धौलावीरा। तो 39th और 40th दो नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। धौलावीरा एक हिस्टोरिकल साइट है, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो वहां पर आप देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम जब पढ़ते हैं तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ये सभी नाम हम सुनते हैं, राइट। तो धौलावीरा एक हिस्टोरिकल साइट है और करंटली यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। कहाँ पर है ये? गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। Next question, what is the new 24/7 helpline number for women affected by violence? Violence से जो affected women होती है, जिनके साथ किसी तरीके का शोषण हुआ है या कोई भी
प्रॉब्लम अगर वो फेस करती है तो उनके लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर है जो कि नई अभी आई है, चेंज की गई है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया इसे। ये नंबर है आपका 7827170170। बेसिकली एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरा हेल्पलाइन नंबर याद नहीं रहेगा, लेकिन आप आखिरी का 170170 याद रख सकते हैं ताकि ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाए, राइट? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, नंबर्स कई बार पूछे गए वनडे एग्जाम में स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following chief ministers has announced his resignation from the position। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है BS येदियुरप्पा। इन्होंने, ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि कोई और सीएम के पद पर आसीन हो सकता है और मेरे ऊपर कोई किसी तरीके का दबाव नहीं है, मैं खुद की इच्छा से रिजाइन कर रहा हूं, ऐसा इन्होंने कहा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि BS येदियुरप्पा किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? तो ये कर्नाटका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन विल होस्ट SCO डिफेंस मिनिस्टर मीट? SCO का मतलब है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई चाइना में है। तो अब इसका जो डिफेंस मिनिस्टर मीट होने वाला है ये कौन होस्ट करेगा? ताजिकिस्तान। याद रखिएगा, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के, राजनाथ सिंह, ये भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। SCO से पहले भी कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आपके लिए एक होमवर्क है कि आप लोग पढ़ेंगे आज SCO के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना, कौन कौन से कंट्रीज है, कितने मेंबर कंट्रीज है और क्या इसका रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल टेक पार्ट इन द 12th एडिशन ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन वोल्गोग्राड इन अगस्त विद विच कंट्री? तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज अभी अभी खत्म की है वोल्गोग्राड में? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रशिया, क्योंकि वोल्गोग्राड रशिया में है, राइट? तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप ज्योग्राफिकली भी लोकेशंस याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चंस एलिमिनेट करने में, आंसर एलिमिनेट करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। 13 डेज की एक्सरसाइज है ये और होने वाली है 1 अगस्त से शुरू। ये 12th एडिशन होगा इंडिया और रशिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में। So here this is all about today's current affairs and thank you so much. Stay connected with Ejana.